अच्छा, जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। तो आज हम मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल को डिस्कस करते हैं कि जो मेडिकल जो कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं या जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है ना, तो उसको किस तरह जो है वो डिस्पोज करते हैं हम ना। अच्छा, तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि इन्फेक्शियस जो मेडिकल वेस्ट है, इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट वो क्या होता है। तो जो इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट है वो क्या होता है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी वो इस कैपेबल होता है कि उससे कोई इन्फेक्शियस डिसीज वो काज कर सकता है। मीन्स कि अगर कोई इंडिविजुअल या वर्कर जो है वो उसको एक्सपोज होता है तो उसमें वो क्या कर सकता है, डिजीज काज कर सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट उनको कहते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जो वेस्ट है ये कंसीडर इन्फेक्शियस, ये तब कंसीडर होता है इन्फेक्शियस के फॉर एग्जांपल ये कंटेमिनेटेड बाय इन ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद होता है, उसने इसको कंटेमिनेट किया होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है और वो हेल्दी ह्यूमन में इन्फेक्शन काज कर सकता है। सिमिलरली के ऑर्गेनिज्म इज नॉट रूटीनली अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, मीन्स के एनवायरनमेंट में वो हमारे लिए जिस तरह हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो रूटीनली हमें इन्फेक्ट नहीं करते ना। तो इस तरह ये जो इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट है इसमें जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, कहते हैं वो रूटीनली जो है वो इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं होते। और इसके अलावा ऑर्गेनिज्म इज सिग्निफिकेंट क्वांटिटी के, वो जो है उसकी डोज और क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए और वो वेरुलेंस, उनकी वेरुलेंसी भी होनी चाहिए कि वो डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, यानी उसका डोज और उनकी वेरुलेंसी जो है ये इतनी हो कि वो डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सके। इसकी समझ आ गई? अच्छा, फिर इसके अलावा जो है हमारे पास टू मेजर टाइप्स हैं मेडिकल वेस्ट की, एक जर्नल है और हैज़ार्डस वेस्ट है। तो जर्नल जो सॉलिड वेस्ट होते हैं ना, उसमें क्या आते हैं कि जिस तरह हमारे घरों में डोमेस्टिक वेस्ट होता है ना, सिमिलर इस टाइप का जो है वेस्ट ये जर्नल सॉलिड वेस्ट में आता है। जिस तरह आप लोग हॉस्पिटल्स में मोस्टली इस तरह की ये चीज़ें देखते हैं ना, ये जो कॉटन है, कॉटन्स वगैरह हैं, गत्ते वगैरह ये पड़े होते हैं, या इसके अलावा पेपर होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह होती हैं, पैकेजिंग, फूड प्रिपरेशंस। ठीक है, तो ये जनरल सॉलिड वेस्ट में आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है सेकंड कैटेगरी क्या है, हैज़ार्डस वेस्ट है। तो 75 to 90% जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उसमें कहते हैं कि ये तकरीबन ये हैज़ार्डस वेस्ट होता है। ठीक है, अब जो हैज़ार्डस वेस्ट है ना, इसमें क्या होता है कि ये इन्फेक्शियस वेस्ट होता है ना, लेकिन इसमें शार्प्स एंड वेस्ट फ्रॉम पेशेंट्स विद हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ना, ये इंक्लूडेड नहीं होती। यानी जो शार्प्स हैं, शार्प्स में आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ें आती हैं कि जिस तरह नीडल्स हैं, ब्लेड्स हैं। ठीक है, तो ये जो हैं इंजेक्शंस ना, तो ये क्या है, शार्प्स है ना। ये इवन जो जो ब्रोकन ग्लासेस होती है ना, ये शार्प्स में आती हैं, जो जिससे हमें कट या इंजरी लग सकती है उसको हम शार्प की कैटेगरी में रखते हैं ना। तो जो हैज़ार्डस वेस्ट है इसमें कहते हैं कि इन्फेक्शियस वेस्ट शामिल होता है ये, लेकिन ये शार्प्स और दूसरी जो हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट होता है या डिजीज ना जिससे वो प्रोड्यूस हुआ होता है वो इंक्लूडेड नहीं होती ना। अब जो हैज़ार्डस वेस्ट है इसमें हमारे पास क्या आते हैं कि स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स होते हैं
हैवी मेटल्स होते हैं या डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स मीन्स ड्रग्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हैज़ार्डस वेस्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब एक्सपायर्ड हो जाते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट तो इसको हम फेंक देते हैं ना, तो ये फिर हमारे पास हैज़ार्डस वेस्ट में आते हैं। इसके अलावा हैज़ार्डस वेस्ट में नॉन रिसाइकेबल प्रेशराइज्ड कंटेनर्स होते हैं, जिस तरह आप लोग देखते हैं स्प्रे बॉटल्स या स्प्रे कैंस होते हैं ना, तो उसके अंदर जो है वो प्रेशर वगैरह होता है, या दूसरे जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह होते हैं ना, जिससे हम आग वगैरह बुझाते हैं, तो ये प्रेशराइज्ड कंटेनर्स होती है ना, तो ये भी किस कैटेगरी में आती हैं, हैज़ार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आती हैं। इसकी समझ आ गई? जी स्टूडेंट्स? यस सर, अभी समझ। अच्छा, इसकी बात जो है फिर हाईली हैज़ार्डस वेस्ट है। तो अब हाईली हैज़ार्डस वेस्ट जो है उसमें हमारे पास जो है वो शार्प्स आते हैं, जिस तरह नीडल्स हो गया, ब्लेड्स हो गया ना, शार्प्स आती हैं। इसके अलावा जो है हाईली इन्फेक्शियस मटेरियल, यानी नॉन शार्प्स के अलावा जो दूसरा हाईली इन्फेक्शियस है, जिनसे जो है वो फॉर एग्जाम्पल पैथोजेंस वगैरह में ट्रांसफ़र हो सकते हैं ना, तो हाईली इन्फेक्शियस नॉन शार्प वेस्ट होता है। इसमें स्टूल, फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉलरा के पेशेंट हैं, उनका स्टूल होता है, ये भी हमारे लिए हाईली इन्फेक्शियस होता है। बॉडी फ्लूइड्स होते हैं पेशेंट्स के, जिनको कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ वगैरह होता है ना, तो उनका जो है बॉडी फ्लूइड्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सपायर्ड और अनवांटेड फार्मास्यूटिकल्स या दूसरे हेजिडुअस केमिकल्स या रेडिएक्टिव वेस्ट वगैरह भी इसमें आता है। इसके अलावा जीनोटॉक्सिक वेस्ट होते हैं। अब जीनोटॉक्सिक वेस्ट जो है इसमें क्या होता है कि ये खुसन जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको इन्फेक्ट करते हैं, और इस तरह जो है ये मल्टीपल जनरेशन्स को हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं ना, तो ये जीनोटॉक्सिक वेस्ट में आता है। इसके अलावा टेराटोजेनिक वेस्ट होते हैं, जो कुशन जो फीटस होते हैं या जो डेवलपमेंटल एम्ब्रियोस वगैरह होती है ना, कुशन जो प्रेग्नेंट जो है लेडीज़ वगैरह होती हैं, उसमें अगर वो एक्सपोज होती है ना, इस तरह के वेस्ट भी होते हैं, जो फिर क्या काज कर सकते हैं कि वो जो है टेराटोजेनिक वेस्ट जो हैं वो उनकी जो डेवलपिंग फीटस वगैरह हैं उनको इफेक्ट करती हैं, तो उनको टेराटोजेनिक वेस्ट कहते हैं। इसकी समझ आ गई? यस सर। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, तो जो इन्फेक्शियस वेस्ट है ये बायोमेडिकल या हेल्थ केयर वेस्ट, और मोस्टली जो क्लिनिकल, इसको हम क्लिनिकली या मेडिकली असिस्ट करते हैं, खुसूसन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं ना, तो वो इसको आइडेंटिफाई या असिस्ट करते हैं। तो इसके कहते हैं कि इसमें जो इन्फेक्शियस वेस्ट है ना, इसमें खुसूसन जो डिस्कार्डेड मटेरियल होते हैं, इक्विपमेंट, जो वो इक्विपमेंट फॉर एग्जाम्पल जो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट हैं जिसको हम फेंक देते हैं ना, या दूसरे मटेरियल्स हैं, अब वो इन्फेक्ट होते हैं विद ब्लड या इस तरह की फ्लूइड्स वगैरह होती हैं जो इन्फेक्शियस होती है ना, उसमें ये वेस्ट इंक्लूडेड होता है ना। या इवन किस तरह के पेशेंट्स ना कि क्लिनिकली कंफर्म्ड केसेस होती है ना, इन्फेक्शियस कंफर्म्ड केसेस होती हैं, हम कहते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का जो है वो, या HIV के पेशेंट का जो है वो ब्लड है, या ये मटेरियल जो है वो नीडल्स वगैरह हो गई, दूसरे मटेरियल्स हो गई जो उनके
ब्लड से जो है वो कंटेमिनेट हुई होती है ना, तो ये इन्फेक्शियस वेस्ट में आता है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि कारकेसेस या लेटर जो है एनिमल फीसेस ये भी इसमें आती है। कारकेसेस मीन्स के वो जो फॉर एग्जांपल उनके जो डेड बॉडीज होती है ना, तो वो उनके कारकेसेस वगैरह या उनका जो फॉर एग्जांपल वेस्ट वगैरह होता है ना, तो जो हुसन लेबॉर्ट्रीज में आता है। इवन इसमें एनिमल भी आते हैं। ठीक है, कि एनिमल फॉर एग्जांपल इन्फेक्टेड होते हैं ना, तो आप लोगों को पता है कि एक कैटेगरी है डिजीज का ना, जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में भी ट्रांसफ़र होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि ब्रुसिलोसिस है, रेबीज हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, डिफरेंट इस तरह की डिजीज़ हैं जो फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं, यानी एनिमल से वो हमें ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो इस तरह पर अगर कोई कंटेमिनेटेड मटेरियल है एनिमल्स का, एनिमल ओरिजिन का ना, तो उससे जो है भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल्स में आप लोग देख सकते हैं, ब्लड फ्रॉम पेशेंट्स फॉर एग्जांपल कंटेमिनेटेड विद HIV, वायरल हेपेटाइटिस, ब्रुसिलोसिस, क्यू फीवर, या फॉर एग्जांपल फीसेस फ्रॉम पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद टाइफाइड फीवर, enteritis, cholera, respiratory tract secretions। ठीक है, जो respiratory tract के थ्रू ये हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टीबी, एंथ्राक्स, रेबीज, पोलियोमाइलाइटिस, तो ये जो है डिफरेंट जो है वो डिजीज हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह के पेशेंट्स आते हैं और उनको फॉर एग्जांपल हम हैंडल करते हैं ना, तो उनके जो वेस्ट वगैरह होता है, ब्लड या दूसरे बॉडी फ्लूइड्स या वेस्ट ना, तो या फीसेस कंटेमिनेटेड ना, तो वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शियस हो सकते हैं। तो ये इन्फेक्शियस वेस्ट में आता है। इसकी समझ आ गई? जी सर। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और कैटेगरी है इन्फेक्शियस वेस्ट में, उसको हम कहते हैं हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट ना। अब हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट है, उसमें हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स होते हैं ना, जिसमें क्या होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं वो प्रॉपरली मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि हमारे पास लैब्स में खुसूसन जो हॉस्पिटल लैब्स हैं, दूसरे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उधर जो है हम प्रॉपरली क्या करते हैं, कल्चर लगाते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करने के लिए या पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए हम उनको मीडिया प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसको मीडिया पे कल्चर करते हैं। तो अब इस तरह की जो कल्चर्स होती हैं ये किस कैटेगरी में आती हैं, हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट में, क्योंकि इधर जो है पैथोजन जो है रेगुलरली मल्टीप्लिकेट करता है। ठीक है, यानी उनके लिए प्रॉपरली एक मीडियम अवेलेबल होता है, उधर वो मल्टीप्लिकेट करता है। कहते हैं कि ये उन इंस्टीट्यूशंस में होता है खुसूसन जो हाइजीन के साथ काम करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के साथ वो इन्वॉल्व होते हैं, या वायरोलॉजी लैब्स में काम करते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वायरस को कल्चर करते हैं ना, सेल लाइन्स पे उनको कल्चर करते हैं, या उनके वैक्सीन्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं ना। मेडिकल लेबॉर्ट्रीज हैं, मेडिकल प्रैक्टिसेस, सिमिलर इस्टेब्लिशमेंट यानी जो इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की इंस्टीट्यूशंस ना, जहाँ पे रेगुलरली क्या करते हैं, उनको कल्चर करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं ना। तो इसमें बैक्टीरिया, फंगस पैथोजन, वायरल पैथोजन जो हम उनको ग्रो करवाते हैं ना मीडिया पे या सेल लाइन्स पे उनको ग्रो करवाते हैं। तो इस तरह के जो है फिर वेस्ट जो हैं जहाँ पे ये पैथोजन रेगुलरली मल्टीप्लिकेट करता है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट में आता है। ठीक है, इसमें लेकिन लेबॉर्ट्री वेस्ट जिसमें कल्चर स्टॉक्स
या any viable biological agent artificially cultivated to significantly reduce numbers। तो ये जो है मीन्स के मोस्टली जो लैब वेस्ट होता है ना, जो हम लैब से डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, उधर मौजूद होता है, उसको हम आगे डिस्पोज ऑफ करते हैं। इस वजह से आप लोगों को पता है कि आप लोग हुसन रिसर्च स्टूडेंट है ना, तो जब आप लोग कोई ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं लैब में ना, कल्चर मीडिया पे उसको ग्रो करते हैं, तो जब आप लोग उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो सिंपली उसको इस तरह नहीं करते कि उसको डस्टबिन में फेंक देना, क्योंकि वो इन्फेक्शियस होता है। तो उनके लिए जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या होते हैं कि आपने उसको डिसइंफेक्ट करना है या स्टरलाइज करना होता है ना, उसके लिए प्रॉपर एक सेपरेट जो है फैसिलिटीज होती हैं, या ऑटोक्लेव लगा होता है सेपरेटली ना, और हम क्या करते हैं उसको उधर ऑटोक्लेव करके फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसकी समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा जो है फिर रेडियोएक्टिव हेल्थ केयर वेस्ट है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब रेडियोएक्टिव वेस्ट जो इसमें लिक्विड गैसेस सॉलिड कंटेमिनेटेड विद रेडियो न्यूक्लियाइड्स ना, जिससे फॉर एग्जांपल क्या होते हैं कि आयनाइजिंग रेडिएशंस रिलीज होती है ना, इस तरह का मटेरियल होता है, वेस्ट होता है रेडियोएक्टिव ना, जिससे रेडिएशंस रिलीज होती हैं। अब वो हमारे लिए क्या हो सकता है, वो टॉक्सिक हो सकता है, हुसन जीनोटॉक्सिक हो सकता है कि वो हमारे जीनोम को म्यूटेट कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं ना। इसमें जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, हुसन जो मेडिसिन में एक्सरेज हैं, गामा रेस है ना, या अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं, ये क्या है कि हाई जो है वो ये जो रेस है ना, ये हाईली क्या हो सकती हैं, टॉक्सिक हो सकती है। अगर हमारे लिए एक एग्जाम्पल, अगर हिंदी इंडिविजुअल इनको एक्सपोज होते हैं तो ये हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है ना। तो इस तरह के वेस्ट को जो है वो हमने इसका ख्याल रखना होता है ना। और ये जो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में यूज़ होती हैं ना, ये जो है कहते हैं कि रिजल्ट इन लो लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट, ये भी लो लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट में आता है। और कहते हैं कि ये इसमें आप लोग देख लें कि ये जो थेरेप्यूटिक जो है सेक्शंस में, या हुसन जो जहाँ पे इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जहाँ पे एक्सरे या एमआरआई या सीटी स्कैन्स वगैरह होती हैं ना, तो उधर जो है ये रेस मौजूद होती हैं। इसमें कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है, इरिडियम है 192। तो कहते हैं कि ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के तौर पे ना। तो इसका जो है फॉर एग्जाम्पल अगर इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो इसका जो है ख्याल रखते हैं कि क्या होते हैं, ये रेडियोएक्टिव होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके है ये? यस सर। अच्छा, अब हम रिस्क को पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो डिफरेंट हमने वेस्ट पढ़ा ना, कि जो मेडिकल वेस्ट है जिसमें हमने इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस या शार्प्स या नॉन शार्प वेस्ट को हमने डिस्कस किया ना। तो अब इनके जो रिस्क हो सकते हैं, तो इससे हमें जो है फिजिकल इंजरी हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपोज होते हैं तो फिजिकल इंजरी हमें हो सकती है, जिस तरह कट्स, पंक्चर्स, ठीक है, इससे हमें वॉन्ड्स वगैरह हो सकती है ना। डिजीज ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसमें HIV या हेपेटाइटिस B और C, इस तरह की जो है वो डिजीज़ हमें ट्रांसमिट, अगर वो कंटेमिनेटेड होती है ना, नीडल्स वगैरह, या फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंटेमिनेटेड ब्लड है, अगर वो
कहीं पे कट वगैरह लगा होता है या कंटेमिनेटेड नीडल से वो उसकी प्रेकिंग होती है, या इवन अगर हम जो हमारे फिंगर्स वगैरह कंटेमिनेट होते हैं तो वो हम उसको म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ, जिस तरह आई है, नोज़ है या माउथ है, उसके साथ टच करते हैं तो ये फिर कंटेक्ट से ट्रांसफ़र हो सकते हैं ना। इसके अलावा वाटर सप्लाई है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शियस स्टूल वगैरह है या बॉडी फ्लूइड्स है ना, ब्लड है, तो वो वाटर सप्लाई में चला जाता है ना। तो इस तरह के पैथोजन जो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू इंजेक्शन ना, तो वो फिर हमारी जो है वाटर सप्लाई को भी कंटेमिनेट कर सकते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स, हेवी मेटल्स, ये जो है हमारे लिए क्या हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंडेटरी एनवायरमेंटल रिव्यू में क्या होता है कि एस्टेब्लिशमेंट और रिहेबिलिटेशन ऑफ हेल्थ सेंटर्स आर क्लिनिक्स ना। तो फॉर एग्जांपल जो या तो अगर फॉर एग्जांपल कोई रीजन इस तरह है जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है ना, तो उधर इस तरह की फैसिलिटीज़ को या तो इस्टेब्लिश करना या रिहेबिलिटेट करना, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह ना, उसको फर्दर उनकी एडवांसमेंट करना ना, इस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ को। और इधर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग या टेक्निकल असिस्टेंट जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ना, उस उधर उन इंस्टीट्यूशंस में ना जो काम करते हैं, तो उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ना, कि उनको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करना, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कि उधर जो है उनको वो काम को समझते हो ना प्रॉपरली। इसके अलावा जो है कहते हैं कि एनवायरमेंटल एनालिसिस या फंपल इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन, ये जो है हम करते हैं टू डिटरमिन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क, जिससे हमें क्या होता है इस एनालिसिस से ना, एनवायरमेंटल एनालिसिस से, कि हमें रिस्क का, नेचर का और उसके एक्सटेंट का हमें पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पैथोजन है तो वो किस नेचर का है और किस कैटेगरी का है, किस ग्रुप से उसका ताल्लुक होता है, उसका रिस्क ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है या रिस्क ग्रुप 4 है। तो इस तरह हमें ये उस इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चलता है ना। और इसके अलावा जो ईए या आईआईई जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस जो है ना, कहते हैं स्पेसिफाई मिटिगेशन। अब मिटिगेशन में क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सपोज होता है या कोई रिस्क वगैरह है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस रिस्क को रिड्यूस करते हैं, उसकी सीवियरिटी को रिड्यूस करते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग क्राइटेरिया उसके लिए होता है ना। दूसरा जो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होती है ना, तो उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग और मिटिगेशन मीन्स के उस रिस्क को हम रिड्यूस करते हैं, उसकी सेवरिटी को रिड्यूस करते हैं ना। तो इसमें हम फिर क्या करते हैं कि सिग्रीगेशन एंड डिस्पोजल करते हैं, उनको जो वेस्ट होता है ना, मेडिकल वेस्ट, उनको सिग्रीगेट करते हैं। सिग्रीगेट मीन्स कि उनकी कैटेगरीज डिज़ाइन करते हैं, जिस तरह हमने पीछे उनकी कैटेगरीज को पढ़ा है ना, कि उसमें कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं कि उनका रिस्क नहीं होता ना, नॉन रिस्की होते हैं, और कुछ इस तरह होते हैं कि वो रिस्की होते हैं हमारे लिए ना, और कुछ इस तरह के भी होते हैं कि वो हाईली इन्फेक्शियस होते हैं। तो इस तरह के, या कुछ इस तरह भी होते हैं जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि शार्प नीडल्स, ब्रोकन ग्लास पीसेस वगैरह जो हमें डायरेक्ट वो कट लगा सकते हैं ना, तो उसको हम प्रॉपरली क्या कर देते हैं, सिग्रीगेट कर देते हैं और उसको फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं ना। और साथ साथ में यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना, पीपीई को भी हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ट्रेनिंग्स हम देते हैं ना, जो उधर वर्कर्स होते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं इफेक्टिव मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसमें जो हम सिग्रीगेशन या डिस्पोजल करते हैं, अब इसमें अगर हम नॉन हैज़र्डस सॉलिड वेस्ट जो है उसमें कहते हैं कि उसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है ना,
नॉन हेजर्डस, तो कहते हैं कि उसको हम ट्रीट कर सकते हैं सेम एज डोमेस्टिक वेस्ट, क्योंकि वो हेजर्डस नहीं होता ना। जिस तरह किचन वेस्ट वगैरह होता है जहाँ पे खाना पीना वगैरह हॉस्पिटल्स में भी होता है ना इस तरह, तो ये नॉन हेजर्डस होता है, तो इसको हम सेम ट्रीट करते हैं जिस तरह हम घरों में उसको ट्रीट करते हैं ना। इसके अलावा रिड्यूसेस वेस्ट क्वांटिटी, तो इसकी जब हम फॉर क्या करते हैं कि उसको ट्रीट करते हैं ना, तो वेस्ट क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट रिस्क फ्रॉम एंड टू स्कैवेंजर्स एंड वर्कर्स। इनकी ट्रीटमेंट से ये होता है कि वो जो है फॉर इनका जो रिस्क है वो कम हो जाता है ना। स्कैवेंजर्स मीन जो उसको उठाते हैं, कचरा वगैरह उठाते हैं ना, या जो इनके साथ रिलेटेड वर्कर्स होते हैं जो खाना वगैरह पकाते हैं, तो इस तरह के इंडिविजुअल जो इस तरह की फैसिलिटीज़ को हैंडल करते हैं ना हॉस्पिटल्स में, तो ये है। और इसके अलावा जो है मैनेज इज क्लोज टू पॉइंट ऑफ जनरेशन एज पॉसिबल ना। तो यानी उसको हम उस तरह उधर ट्रीट करते हैं जहाँ पे ये जनरेट होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं जहाँ पे जनरेट होता है तो उसी पॉइंट पे उसको क्या कर देते हैं, ट्रीट करते हैं ना। क्योंकि अगर हम उसको दूर लेके जाते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं, उधर रखते हैं, तो उधर फिर ये होता है कि जहाँ से हम उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं तो उधर भी उसका रिस्क हो सकता है ना, कंटेमिनेशन हो सकती है। डिस्पोजल ऑप्शन इंक्लूड लैंड फिलिंग और इंसिनरेशन ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि लैंड फिलिंग मीन्स के ज़मीन में उसको क्या करते हैं, दबाते हैं ना, या दफन करते हैं। इंसिनरेशन मीन्स कि उसको हम बर्न कर देते हैं ना, बर्न इनटू एश, इसको इंसिनरेशन कहते हैं ना, बर्निंग इनटू एश, यानी उसका जो है वो उसको बर्न करके उसको राख उसका बन जाता है ना, तो इसको इंसिनरेशन कहते हैं। हाई टेम्परेचर पे उसको जलाते हैं ना। तो कहते हैं कि इसमें फिर हमारे पास कुछ इस तरह का मटेरियल्स भी होता है जिससे हमारे पास इस तरह की जो है इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स रिलीज होते हैं ना, जो इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट करता है, जिसमें हमारे पास प्लास्टिक्स होते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो प्लास्टिक वगैरह बैग्स होती हैं ना, पैकेजिंग्स, ये जो हैं रिलीज़ करते हैं मुख्तलिफ गैसेस ना, टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ करते हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करते हैं। डाइऑक्सिन्स हो गए, फ्यूरान्स हो गए ना, ये टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होती हैं इससे ना। तो इस तरह की मटेरियल जिससे ये टॉक्सिक इन्वायरमेंटल गैसेस रिलीज़ होती है ना, उसको हम फिर इंसिनरेट नहीं करते ना, क्योंकि जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होगा कि उससे वो टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होंगी जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगी। इसकी समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, अच्छा, इसके अलावा शार्प्स भी होते हैं ना, तो उसको भी हमने सिग्रीगेट करना होता है और प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है ना। अच्छा, ये जो शार्प्स है ना, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि यूज़ रिजिड पंचर एंड लीक प्रूफ ना, यानी लीक प्रूफ या पंचर प्रूफ ना रिजिड कंटेनर्स यूज़ करते हैं ना। और मोस्टली उनका जो कलर होता है वो किस तरह होता है, रेड होता है, यानी जिस डस्टबिन में वगैरह ना, डस्टबिन में या जिस कंटेनर में हम उसको डालते हैं शार्प्स को ना, तो वो रिजिड होता है, लीक प्रूफ होता है और उसका कलर रेड होना चाहिए ना। ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है उसका ना, ये जो रेड सैम्बल होता है ना, ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये जो कंटेनर है या डस्टबिन है इसमें क्या है, शार्प्स मौजूद है ना। तो इसके अलावा उस पर लिखना भी चाहिए मार्क्ड एज शार्प्स, प्रॉपर्ली उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट और डिस्पोज करना चाहिए, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल उसकी ट्रीटमेंट और डिस्पोजल में कि उसको प्रॉपर्ली
ऑटोक्लेव या स्टरलाइज करना चाहिए, इनकेप्सुलेट करना चाहिए, प्रॉपर्ली उसको रैप करना चाहिए ना, इंसिनरेट करना चाहिए, जलाना चाहिए उसको ना, लेकिन उसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ना होना। जब उसको हम प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं ना, तो उसको फिर हम डिस्पोज ऑफ भी करते हैं, जिस तरह लैंड फिलिंग या इनकेप्सुलेशन, उसको प्रॉपर्ली कवर करके डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई? यस सर। अच्छा, फिर इन्फेक्शियस मटेरियल होता है, तो उसको हम किस तरह सेग्रीगेट करते हैं तो या डिस्पोज करते हैं, तो उसमें उसको डबल बैग्ड मीन्स कि डबल शॉपर्स या बैग्स वगैरह उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं ना। और कहते हैं हार्ड एक्सटीरियर कंटेनर होते हैं, उसमें उसको रखते हैं, जिस तरह कैन है या प्लास्टिक बकेट्स हैं, और उनका जो है प्रॉपरली ऊपर से वो लिड उनका मौजूद होता है ना, कि वो प्रॉपरली कवर होना, मार्क्ड हो प्रॉपरली, कि उस पर लिखा हो कि इन्फेक्शियस वेस्ट है, जिस तरह इस तरह प्रॉपरली उस पर एक लेबल्ड लगा होता है ना। या इसको जो है येलो या रेड पैकेजिंग में हम इसको क्या करते हैं, वो इस तरह की कंटेनर्स या जिसमें हम बैग्स वगैरह होती हैं ना, तो वो येलो या रेड कलर की होती हैं ना, जो इंडिकेट करती हैं कि इसमें क्या मौजूद है, इन्फेक्शियस वेस्ट मौजूद है। जिस तरह हमने पढ़ा कि जो शार्प्स वगैरह होती हैं ना, शार्प्स, नीडल्स, स्कैलपेल्स, ब्लेड्स वगैरह ना, तो ये जो है इसको हम क्या करते हैं, या इवन ग्लासेस होते हैं, जो शार्प ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस होती हैं ना, तो उसको हम जो कंटेनर होता है उसको हम क्या करते हैं कि रेड टाइप के कंटेनर में उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं या रखते हैं ना। तो इस तरह वो प्रॉपर इंडिकेशन होती है ना कि इसमें किस टाइप का जो है वो वेस्ट मौजूद होता है ना, शार्प्स हैं, कोई दूसरा इन्फेक्शियस वेस्ट है ना, जिस तरह येलो और रेड में हम ये इन्फेक्शियस चीज़ें रखते हैं ना, ये उसमें डिस्पोज करते हैं। ये देखें आप लोग ना, मुख्तलिफ टाइप के जो है वो जो कंटेनर्स हैं या डस्टबिन्स हैं, ग्रीन है, रेड है, येलो है, ब्लू है, ठीक है। ये इवन शार्प के लिए हम अलग सा एक रेड टाइप का ना सॉलिड, वो हार्ड रिजिड सॉलिड कंटेनर यूज़ करते हैं ना। तो ग्रीन में जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रीन डस्टबिन पड़ा हुआ है ना, तो उसमें जो वेस्ट है वो कौन सा किचन वेस्ट होता है, पेपर, टिश्यूज़ या वाटर बॉटल्स, कैन्स, ये जो खुराक का सामान वगैरह होता है या किचन का सामान होता है, वो हम ग्रीन में डिस्पोज ऑफ करते हैं ना। और उनका जो डिस्पोजल मेथड है उसको हम इंसिनरेट कर सकते हैं, और आगे उसको उसकी लैंड फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड मटेरियल है, इन्फेक्टेड प्लास्टिक, जिस तरह सरिंजेस हो गई, ग्लव्स, प्लास्टिक वेस्ट, उसको हम इस तरह रेड में रखते हैं ना। और इसकी हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, क्योंकि अगर इसको हम इंसिनरेट करेंगे तो ये चूँकि प्लास्टिक्स हैं, तो इससे फिर हमारे पास टॉक्सिक गैसेस बनती हैं, ठीक है, डायोक्सिन या फ्यूरॉन्स गैसेस रिलीज होती हैं ना। इसको भी जो है हम सिक्योरली लैंड फिलिंग इसकी करते हैं। और इसके अलावा जो है इन्फेक्टेड वेस्ट जो है ना, जिसमें सॉइल या एनाटॉमिकल, केमिकल, लिक्विड, साइटोटॉक्सिक, लेबोरेटरी वेस्ट या एक्सपायर्ड मेडिसिन्स वगैरह होती हैं ना, उसको हम किस में रखते हैं, ये येलो कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। इसकी भी हम ऑटोक्लेविंग या प्लाज्मा पैरोलिसिस या इंसिनरेशन ना, तो ये इंसिनरेशन वैसे इसको हम बर्निंग एट वेस्ट मीन्स के उसको जलाते हैं,
और एक प्लाज्मा जो पैरोलिसिस है ना, उसको हम प्लाज्मा ट्रीटमेंट, ये थोड़ा कॉस्टली होता है ना प्लाज्मा, क्योंकि ये हाईली जो है वो इन एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे हम क्या कर देते हैं इसको हैंडल करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लाज्मा पे उसको करते हैं, ट्रीट करते हैं ना, तो ये तकरीबन कोई इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सी तक या 2000 फ़ारेनहाइट इसका जो है वो टेम्परेचर होता है ना। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल वो ब्लू है तो इसमें एंटीबायोटिक ऑयल्स, मेटेलिक एंड प्लांट्स, ग्लासवेयर्स मटेरियल्स, ठीक है, ये चीज़ें इसमें हम डालते हैं। और इसके अलावा शार्प्स के लिए हम स्पेशली जो है वो अलग से एक सॉलिड रिजिड जो है वो कंटेनर यूज़ करते हैं ना। तो ये डिफरेंट जो है वो कंटेनर्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये क्या होती हैं, इंडिकेशन होती है कि इसमें किस टाइप का जो है वो वेस्ट पड़ा होता है। अच्छा, तो कुछ जो है मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम ये जो डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो डिस्पोजल मेथड्स हैं या सिस्टम्स हैं, उसमें हम लैंड फिलिंग करते हैं। अब लैंड फिलिंग कहते हैं कि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये क्या है कि ये इजी प्रोसेस है ना, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं, जिस तरह सीवियर पोल्यूशन इम्पैक्ट ये काज कर सकती है, क्योंकि जब हम इसको ज़मीन में बरीड करते हैं ना, तो उससे जो है ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल वो लीक हो सकते हैं वाटर में, ठीक है, या एग्रीकल्चर लैंड इस तरह करीब है तो उसकी लीकिंग हो सकती है ना। और इसके साथ साथ रिस्क ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये भी हो सकते हैं। इससे फॉर एग्जाम्पल हमें डिजीज़ भी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है ना। इसके साथ साथ लैंड फिल स्पेस ना, कि उसके लिए एरिया भी चाहिए ना, कि एक स्पेसिफिक लैंड फिल स्पेस उनके लिए अवेलेबल होना। तो सेकंड जो है वो इंसिनरेशन है। इसके जो एडवांटेजेस हैं उसमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंट वॉल्यूम रिडक्शन होती है ना, जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। और इसके साथ साथ एलिमिनेट बायोहैज़र्ड रिस्क ना, यानी अगर वो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है ना, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि उनका जो बायोहैज़र्ड रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसके ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस भी इसके हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लास्टिक मटेरियल है तो उससे एयर पोल्यूशन, डाइऑक्सिन्स या फ्यूरान्स रिलीज हो सकते हैं ना। ऐश डिस्पोजल, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर ऐश की फॉर्मेशन होती है ना, तो उस ऐश में हेवी मेटल्स हो सकते हैं ना, क्योंकि हेवी मेटल्स अगर हम उनको इंसिनरेट भी करते हैं तो हैवी मेटल्स तो पे कुछ असर नहीं होता, वो तो उसकी प्रॉपर्टीज तो वही होती है ना। तो हैवी मेटल्स अगर इसमें हैं तो उस ऐश को हम फेंक देते हैं किसी एग्रीकल्चर लैंड में या फॉर एग्जाम्पल कोई सरफेस पे ना, तो वो पानी में भी जो है पानी को कंटेमिनेट कर सकती हैं, आपके जो हैं वेजिटेबल्स को, एग्रीकल्चर लैंड को कंटेमिनेट कर सकते हैं ना। तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है उसका ना। और थर्ड जो है हाई कॉस्ट, कि चूँकि इस पे कॉस्ट भी होता है इंसिनरेशन पे हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखना ना, तो ये कॉस्ट वगैरह इस पे आता है। थर्ड जो है वो ऑटोक्लेविंग है। ऑटोक्लेविंग कहते हैं कि ये भी एलिमिनेट करता है बायोहैज़र्ड रिस्क्स, लेस कॉस्टली होते हैं देन इंसिनरेटर ना। इंसिनरेटर से ये क्या होते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं, लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो है इनके एडवांटेजेस होते हैं। और डिसएडवांटेजेस में कि ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट, जिस तरह टेम्परेचर कंट्रोल, टाइम कंज्यूमिंग, आप लोग देखते हैं ना जब आप इवन मीडिया को भी ऑटोक्लेव करते हैं तो उसमें 1 घंटा लग जाता है उसको स्टार्ट करने में, उसको खोलने में ना, तो तकरीबन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इसके 121 डिग्री सी उसको हम मेंटेन करते हैं। वेस्ट वॉल्यूम
रिमेन सेम ना, मीन्स कि साइज रिडक्शन नहीं होती। जिस तरह हमने इंसिनरेशन में पढ़ा कि साइज या वॉल्यूम रिडक्शन होती है ना, तो इसमें वॉल्यूम रिडक्शन नहीं होती ना। अगर हम कोई लैंड फिलिंग कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कोई वॉल्यूम में या साइज में रिडक्शन इसमें नहीं होती। ये उसके डिसएडवांटेजेस है ना। और इसके अलावा जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी उसमें प्लाज्मा गैसिफिकेशन है ना, तो कहते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। इकोलॉजिकली ये क्लीन होता है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है, कंटेमिनेट नहीं करता, और एलिमिनेट बायोहैज़ार्ड रिस्क ना। ये इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस में लार्ज कॉस्ट, खर्चे इस पे बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह हमने कहा कि इसका टेम्परेचर कोई वो 1000 डिग्री सी तक हम लेके जाते हैं ना, तो इस पे कहते हैं कि जो कॉस्ट है वो क्या होता है, लार्ज होता है। हाई ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स ना, यानी जो उनके लिए इक्विपमेंट्स होती हैं वो भी कॉस्टली होती है ना, और उसको प्रोसेस करना। तो ये जो है कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके हमारे पास जो है वो जिससे हम क्या करते हैं, जो मेडिकल वेस्ट है ना उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं या प्रोसेस करते हैं ना। और फर्दर उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर लास्ट में ये ट्रेनिंग और प्लानिंग है ना, कि फॉर एग्जाम्पल जो हम क्या कर देते हैं, जो मेडिकल पर्सनल्स हैं या स्टाफ हैं उसको प्रॉपर ट्रेन कर देते हैं। पीपी, ग्लव्स, मास्क, गम बूट्स ना, इस तरह के बूट्स वगैरह, जो फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल वेस्ट वगैरह प्रोसेस करते हैं ना, तो इस तरह के बूट्स वगैरह वो पहनते हैं कि उसके जो है वो जो पाँव वगैरह होते हैं ना वो प्रॉपर्ली महफूज होना, कंटेमिनेट ना होना। वेस्ट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर्स, ये जो है प्रॉपर्ली उनको गाइड करते हैं, जो वर्कर्स हैं या इवन स्कैवेंजर्स हैं, ठीक है। तो उनको प्रॉपर्ली क्या करते हैं, ट्रेनिंग और प्लानिंग उनको बताते हैं। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, किस तरह उसको वेस्ट को हैंडल करना है, कलेक्ट करना है, ट्रीट करना है ना। साथ साथ में हम बजट और रिसोर्सेज को भी देखते हैं कि हमारे पास जो बजट है और रिसोर्सेज है वो कितने हैं, कि हम उस बजट के अंदर ना प्रॉपरली रिसोर्सेज के अंदर क्या कर लें कि जो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है उसकी करें। डिस्पोजल टेक्निक्स या कॉस्ट उनको देखें ना, कि इस पे कितना खर्चा वगैरह हमारा आता है ना। तो ये प्रॉपर प्लानिंग इसकी करते हैं। मोस्टली आप लोग देखते हैं इनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स होती हैं ना हर ऑर्गेनाइजेशंस में ना, उसको HR डिपार्टमेंट्स कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट्स वाले जो होते हैं वो ये सारा कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं इस पे ना, इस पे इतना हमारा खर्चा वगैरह आता है ना। और इसके अलावा इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना, कि उनके लिए जो गाड़ी वगैरह होती है प्रॉपर उनको स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं ना, उसको उठा के ले जाएं। इसके अलावा ह्यूमन कैपेसिटी के प्रॉपरली हमने कितने बंदों को ट्रेन करना होता है ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेन भी करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक कैपेसिटी को देखते हैं ना, कितने इंडिविजुअल्स जो हैं इसको हमने इसकी ट्रेनिंग वगैरह देनी होती है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग, तो ये जो है प्रॉपर जो है ये इसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसकी समझ आ गई? जी स्टूडेंट्स, सर ये Yes, sir. ट्रांसपोर्टेशन नीड्स का दोबारा से बता दें जरा। ट्रांसपोर्टेशन नीड्स मीन्स के फॉर एग्जाम्पल जो वेस्ट वगैरह जनरेट हो रहा है ना, अब जिस तरह वेस्ट को हम फिर क्या कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, तो अब उनके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जिस तरह गाड़ी वगैरह होती है, व्हीकल्स वगैरह होते हैं जो उनको क्या करते हैं, उठा के
फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ना, यानी कोई डिस्पोज साइट्स पे उसको लेके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं ना।